इस फैंटेसी वर्ल्ड में मेरे दूसरे दिन मुझे कल्टीवेशन टेक्निक्स ढूंढने की कोई जल्दी नहीं थी। ना ही किसी सेक्ट में ज्वाइन करने की, ना ही किसी लकी अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ने की। इसके बजाय मैंने सड़क किनारे एक छोटी सी बिल्डिंग के बाहर एक साइन बोर्ड टांग दिया, यांतियान रेजिडेंस। उसके नीचे एक कपलेट लिखा था, फ्यूचर जानो, पास्ट समझो, यिन और यांग पढ़ो, 5 एलिमेंट्स जज करो। गली के सारे लोग सोचते थे, ये जवान लड़का बस बातें बनाता है, आसमान से भी बड़ा ईगो है। किसी को नहीं पता था कि जो भी इस दरवाजे से एक पैर भी अंदर रखता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्पिरिट प्लेटफॉर्म रियल्म का टाइटल्ड एक्सपर्ट हो या डिवाइन ट्रेस रियल्म का टॉप पावर हाउस हो, इस छोटी सी बिल्डिंग के अंदर मैं ही असली राजा था। तभी 2 औरतें एम्बर काउंटी में दाखिल हुईं। एक शानदार रोब पहने खूबसूरत मैच्योर औरत थी, हालांकि वो अपनी भौहों के बीच की बेचैनी छुपा नहीं पा रही थी। दूसरी सफेद कपड़ों में एक जवान लड़की थी, बर्फ जैसी पवित्र, एक असाधारण स्पिरिचुअल आभा वाली। मास्टर, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हमें अभी तक क्रिएशन ग्रीन लोटस का कोई सुराग नहीं मिला। ग्रैंड मास्टर की बात तो छोड़ो, लिन क्विंगमेंग की भौहें चिंता से कस गईं। बस उस शानदार औरत सूजी ने नरमी से डांटा, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हमें ढूंढना ही होगा। फिर लिन क्विंगमेंग का ध्यान मेरी छोटी सी बिल्डिंग यांतियान रेजिडेंस पर गया। वो उस कपलेट को घूरने लगी। चुपचाप शब्द खुद से पढ़ते हुए सूजी ने एक नजर डाली और लगभग हंस पड़ी। फ्यूचर जानो, पास्ट समझो। इतनी छोटी सी जगह एम्बर काउंटी में इस लड़के का मुंह सबसे बड़ा है, लेकिन अगले ही पल वो हंस नहीं पाई। लिन क्विंगमेंग की आभा अचानक बदल गई। नहीं, ये सही नहीं था। वो ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। ये तो एनलाइटनमेंट है। सूजी की आंखें लगभग बाहर आने वाली थीं। मुझे भी नहीं पता। खुद लिन क्विंगमेंग भी हैरान लग रही थी। मैं बस उसे देख रही थी और फिर मैं फेट व्हील रियल में ब्रेक थ्रू कर गई। उसकी आंखें चमक उठीं। मास्टर, क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? वक्त बर्बाद मत करो। सूजी की बात पूरी होने से पहले ही लिन क्विंगमेंग किसी उत्सुक बिल्ली की तरह अंदर घुस चुकी थी। मैं आराम से कुर्सी पर पसरा हुआ था। अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। टेबल पर रखी चायदानी की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, फेरिसू, मिस लिन आ गई, गरम चाय ले लो। मिस्टीरियस बनने की कोशिश करते हुए जैसे ही सूजी बोली, वो जम गई। उसे हमारे सरनेम कैसे पता? उसने हमें पहचाना कैसे? उसने तुरंत लिन क्विंगमेंग को अपने पीछे खींचा। उसका चेहरा सख्त हो गया, जबकि उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होने लगी, वॉर करने के लिए तैयार। ये यांतियान रेजिडेंस है। मैंने आखिरकार अपनी किताब नीचे रखी और खड़ा हो गया। मेरी नजरें एक प्राचीन कुएं जितनी गहरी थीं। ऐसा कुछ नहीं जो मैं जानना चाहूं और जान ना पाऊं। बकवास मत करो। सूजी ने साफ मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर अगले ही पल उसके दिल की गहराई से एक भयानक हताशा फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबोच लिया हो। उसकी ताकत का एक जरा सा हिस्सा भी हिल नहीं पाया। एक 6th लेवल स्पिरिट प्लेटफॉर्म रियल्म का टाइटल्ड एक्सपर्ट तुरंत बनकर रह गया। बिना किसी ताकत वाला एक आम इंसान। तुम हो कौन? उसकी आवाज डर से कांप उठी, जिसे वो छुपा नहीं पाई। क्या ये कोई छिपा हुआ इमॉर्टल हो सकता है? मैं मुस्कुराया। उसे वो मुस्कान किसी गहरी खाई से भी ज्यादा डरावनी लगी। रिलैक्स, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। थोड़ी देर रुककर मैंने बेपरवाही से एक बम फोड़ा। क्या तुम क्रिएशन ग्रीन लॉर्ड्स ढूंढ रही हो? मैं बता सकता हूं वो कहां है। सूजी का दिमाग खाली हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें चाहत से भर गईं। लिन क्विंगमेंग की आंखें भी चमक उठीं। उसका चेहरा तारीफ से भर गया। पूरी तरह फंस चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। हालांकि मेरा चेहरा शांत ही रहा। फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर जानकारी चाहिए तो तुम्हारी सच्चाई पर निर्भर है। सूजी ने बिना हिचकिचाए हाथ हिलाते ही बैंगनी बिजली से चमकती एक छोटी सी तलवार हवा में प्रकट हो गई। सीनियर, ये एक पियरलेस दाव वेपन है, कृपया स्वीकार करें। टिंग, 30 हेवनली इनसाइट पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने 20 और पॉइंट्स खर्च करके तुरंत सब कुछ सीख लिया। क्रिएशन ग्रीन लॉर्ड्स के बारे में। हाथ में उस छोटी तलवार को घुमाते हुए मैंने जीभ चटकाई।
क्रिएशन ग्रीन लॉट्स एक इमॉर्टलिटी मेडिसिन है। तुझे लगता है एक पियरलेस दाव वेपन इसके बदले काफी है? ये सच्चाई की गिनती में काफी नहीं। सूजी का चेहरा पीला पड़ गया। दांत भींचकर उसने अपनी स्पेशल रिंग निकाली, उस पर लगा डिवाइन इम्प्रिंट मिटाया और मेरी तरफ बढ़ा दी। सीनियर, ये तलवार मेरी सबसे कीमती चीज है। अगर ये काफी नहीं तो कृपया ये स्पेशल रिंग भी ले लें। अगर फिर भी काफी नहीं, उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। फिर इस जूनियर के पास देने के लिए और कुछ नहीं है। मास्टर लिन क्विंगमेंग का दिल टूट गया। ये सूजी की पूरी दौलत थी। जब तक ये मेरे ग्रैंड मास्टर को बचा सके, मैं अपनी जान भी दे दूंगी अगर जरूरत पड़ी। सूजी की आंखें दृढ़ थीं। मैंने बेपरवाही से वो स्पेशल रिंग स्वीकार कर ली। सिस्टम ने मुझे और 20 पॉइंट्स दिए। फ्री पॉइंट्स भी आखिर पॉइंट्स ही होते हैं। तब जाके मैंने धीरे से बोलना शुरू किया। ये ड्रैगन बरियल एबिस में है, एम्बर काउंटी से 1200 मील साउथ ईस्ट में। लेकिन वहां एक 7th लेवल स्पिरिट प्लेटफॉर्म रियल्म का ब्लैक फ्लड ड्रैगन उसकी रखवाली करता है। सूजी को अभी अभी मिली उम्मीद पर एक झटके में ठंडा पानी पड़ गया। वो पहले ही अपने सबसे ताकतवर खजाने मुझे दे चुकी थी। वो ऐसे खतरनाक बीस्ट से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेगी? उसके पेट पर सफेद स्केल्स का एक पैच है। मैंने आगे जोड़ा, वही उसकी कमजोरी है। सूजी की आंखें तुरंत चमक उठीं। शुक्रिया सीनियर, आपकी गाइडेंस के लिए। वो इतनी शुक्रगुजार थी कि लगभग घुटनों के बल गिर पड़ती। ये सीनियर सच में एक शानदार इंसान निकला। चूंकि तूने इतनी सच्चाई दिखाई है, मैं तुझे मुफ्त में एक और जानकारी दे दूंगा। मैं मुस्कुराया। ली वूजू, ली हेंतियान के सेक्ट मास्टर का सबसे बड़ा डिसाइपल तेरा पीछा कर रहा है। ली वूजू। सूजी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो बदनाम और बेरहम आदमी। उस पल मेरे प्रति उसका सम्मान चरम पर पहुंच गया। किस्मत से, सच में किस्मत से, वो आज यांतियान रेजिडेंस में घुस आए थे। मेंगर, यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, सूजी ने दृढ़ता से कहा। वो जानती थी लिन क्विंगमेंग को साथ ले जाने से बस उसे खतरे में डालेगी। ये कहकर उसने मुझे झुककर सलाम किया, फिर रोशनी की लकीर बनकर साउथ ईस्ट की तरफ उड़ गई। सीनियर, मेरे मास्टर लिन क्विंगमेंग परेशान दिख रही थी। वो ठीक रहेगी। मैंने हाथ हिलाया और अपनी ग्रैंड मास्टर चेयर पर वापस लेट गया। इधर आ, मेरे कंधे दबा। थोड़ी देर बाद सूजी को एक विशाल झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू मिला। क्रिएशन ग्रीन लोटस बिल्कुल उसके सामने था। रोर, ब्लैक फ्लड ड्रैगन पानी से बाहर फूट पड़ा। उसकी दहाड़ से आसमान हिल गया। बिना एक शब्द बर्बाद किए सूजी ने अटैक कर दिया। उसे मेरा हर शब्द याद था। वो बेहोश हो गई और उसकी बॉडी एक पल में गायब हो गई। अगले ही पल हरी रोशनी की एक लकीर ने फ्लड ड्रैगन के पेट पर मौजूद सफेद स्केल्स के पैच को बिल्कुल सही निशाने से भेद दिया। एक वार एक किल। सूजी बेहद खुश थी और ग्रीन लोटस तोड़ने ही वाली थी। हाँ, जूनियर सिस्टर सू, तूने कड़ी मेहनत की। एक घमंडी हंसी गूंज उठी। ली वूजू काले कपड़ों में लहरों पर चलते हुए आया। उसकी आंखों में छिपा गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था, बिल्कुल जैसा सीनियर ने बताया था। सूजी का दिल कस गया, लेकिन वो घबराई नहीं। सीनियर, ली वूजू ने भौहें सिकोड़ी, कुछ अजीब सा महसूस करते हुए। आमतौर पर उसे मुझे देखकर डर से कांप जाना चाहिए था। बकवास बंद कर, क्रिएशन ग्रीन लॉट्स मेरा है। ली वूजू की आभा फूट पड़ी। उसकी स्पिरिचुअल पावर एक विशाल हाथ में बदल गई, जो आसमान को ढकते हुए नीचे गिरने लगा। लेकिन जैसे ही वो विशाल हाथ नीचे आया, सूजी की बॉडी हरे धुएं के बादल में फट गई। सुप्रीम एस के पार्ट भागने की कोशिश। ली वूजू की नजरें ठंडी पड़ गईं। उसने तुरंत उसके भागने की दिशा लॉक कर ली। ब्लैक फ्लड ड्रैगन के अवशेष समेटे और पीछा शुरू कर दिया। एक पीछा कर रहा था, दूसरी भाग रही थी। सूजी पहले से ही उससे कमजोर थी और एस्केप टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ वो यांतियान रेजिडेंस के सामने गिर पड़ी। मास्टर, मेरे कहने पर लिन क्विंगमेंग पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से दौड़ी और सूजी को अंदर ले जाने में मदद की। कुछ ही पलों बाद ली वूजू एक तेज गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतरा। उसकी हिंसक आभा ने पूरी गली को कुचल दिया। सबकी सांस लेना मुश्किल हो गया। यांतियान रेजिडेंस ये हेवनली सीक्रेट्स भी बता सकता है। उसने साइन बोर्ड की तरफ देखा और तानाकशी वाली हंसी हंसा। शुक्रिया सीनियर, मेरे पास सच में और कोई ठिकाना नहीं था।
सूजी के मुंह से बोलते वक्त स्पिरिचुअल लाइट बह रही थी। उसकी आभा कमजोर थी। ठीक है, मैं मुस्कुराया। तू मेरी कस्टमर है। जब तक तू यहां है कोई तुझे छू नहीं सकता। जो भी अंदर है बाहर आ जा। ली वुजू की आवाज पूरी गली में गूंज उठी। ली हेंतियान का ली वुजू, एक 8th लेवल स्पिरिट प्लेटफॉर्म रियल्म का टाइटल्ड एक्सपर्ट। किसी ने उसे पहचान लिया। यांतियान रेजिडेंस अब खत्म हो चुका है। मेरी आवाज बेपरवाही से बिल्डिंग से बाहर तैरती हुई आई। मैं एक बिजनेस चलाता हूं, हारमनी से दौलत आती है। वो अब मेरी कस्टमर है, तो निकल जा। एक मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? ली वुजू का चेहरा काला पड़ गया। तो फिर पहले मैं इस बिल्डिंग को ही जमीन में मिला दूंगा। उसके पीछे 8 स्प्लिट प्लेटफॉर्म्स नजर आए, बेहद रौबदार और डरावने। वो यांतियान रेजिडेंस की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसका एक पैर थ्रेशोल्ड के अंदर गया, उसका पूरा शरीर जम गया। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। ना कोई चीख, ना कोई तड़प। ली वुजू, एक 8th लेवल स्पिरिट प्लेटफॉर्म रियल्म का टाइटल्ड एक्सपर्ट, अपने पीछे खड़े सभी 8 स्पिरिट प्लेटफॉर्म्स के साथ आसमान और जमीन से मिट गया। कुछ भी नहीं बचा, बस सन्नाटा। पूरी गली में मौत जैसी खामोशी छा गई। सबकी आंखें लगभग बाहर आ गईं, चेहरे शौक से भर गए। क्या यांतियान रेजिडेंस किसी इमॉर्टल का ठिकाना है या कोई फॉरबिडन जगह है? क्या वो जवान लड़का कोई हिडन इमॉर्टल है? पहले जो नफरत थी वो सम्मान में बदल गई। सब मेरी छोटी सी बिल्डिंग को किसी पवित्र मंदिर की तरह देखने लगे। लिन क्विंगमेंग का मुंह हल्का सा खुला रह गया। वो भी हैरान थी कि मैंने कितनी सफाई से उसे खत्म कर दिया। बहुत बेरहम, जरूरत से ज्यादा बेरहम। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, सीनियर। सूजी हैरान भी थी और खुश भी, पर उसका चेहरा जल्दी ही फिर से पीला पड़ गया। पर ली वुजू का मास्टर तो ली हेंतियान का सेक्ट मास्टर है। जिस पल वो मरेगा, सेक्ट मास्टर मो को पता चल जाएगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। जो तू जानती है वो मैं पहले से जानता हूं। तुझे मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सूजी फौरन चुप हो गई। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। सही बात है, इस सीनियर के सामने उसकी थोड़ी सी जानकारी की क्या हैसियत। वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। अलविदा कहकर वो जल्दी से अपने सेक्ट वापस चली गई। लेकिन लिन क्विंगमेंग ने वहीं रुकना चुना। उसे समझ आ गया था कि यहां थोड़ी देर रहना अपने सेक्ट में आधे साल तक तड़प तड़प कर कल्टीवेट करने से कहीं ज्यादा असरदार है। जाहिर है इतनी क्यूट सी लड़की को अपने पास रखने में मुझे कोई ऐतराज नहीं था। जब दोनों सेटल हो गईं, मैंने फौरन अपने दिमाग में बोलना शुरू किया, सिस्टम मेरे सारे 50 हेवनली इनसाइट पॉइंट्स मेरी कल्टीवेशन में डाल दे। धमाका, एक बेइंतहा ताकत की धारा मेरी बाहों और शरीर के हर कोने में फैल गई। उसी पल मेरा फिजिकल बॉडी बदल गया। ऐसा लगा जैसे हजारों बार तपाया गया हो। मेरी कल्टीवेशन परफेक्टेड फ्लॉलेस सेंट एम्ब्रियो रियल्म तक पहुंच गई। एक मामूली इंसान से सीधा आसमान तक, बस एक ही झटके में। कमाल है। मैं आराम से अपनी ग्रैंड मास्टर चेयर पर लेट गया। लगा जैसे जिंदगी अपने पीक पर पहुंच गई हो। शाम ढलते ही डूबता सूरज सोने जैसा चमक रहा था। फिर एक बड़ी बद्दुआ की लहर एम्बर काउंटी पर अंधेरे बादलों की तरह छा गई। मेरे डिसाइपल को किसने छुआ? बाहर आ और अपनी सजा भुगत। लाल रोब पहने एक बुजुर्ग हवा में खड़ा था। उसकी आवाज बादलों की गरज जैसी थी। उसकी नजरें बाज जैसी तेज यांतियान रेजिडेंस पर जमी हुई थीं। ली हेंतियान का लॉ एनफोर्समेंट सेक्ट मास्टर मो कांगमिंग आ चुका है। वहां खड़े लोग तमाशा देखने के लिए उत्साहित होने ही वाले थे कि कुछ बकबक करने वाले लोग अचानक खून के धुएं में फट गए और वहीं मर गए। बाकी सब डर के मारे कांपते हुए वहीं खड़े रह गए। एम्बर काउंटी का गवर्नर, एक 9th लेवल स्पिरिट प्लेटफॉर्म रियल्म का इंपीरियल इंस्पेक्टर जल्दी से हवा में आया और उस बुजुर्ग को झुककर सलाम किया। सेक्ट मास्टर मो, मुझे माफ करें कि सही से आपका स्वागत नहीं कर पाया। निकल जा। मो कांगमिंग के एक शब्द ने गवर्नर को वहीं जमा दिया। उसका चेहरा जिगर जैसे रंग का पड़ गया। एक शब्द और बोला तो मैं अपने डिसाइपल के साथ पूरे एम्बर काउंटी को दफना दूंगा। मो कांगमिंग की बद्दुआ साफ नजर आ रही थी। उस डरावने प्रेशर के आगे गवर्नर ने फिर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मो कांगमिंग मुड़कर यांतियान रेजिडेंस की तरफ चलने लगा। हर कदम जैसे सबके दिल पर पड़ रहा था। वो थ्रेशोल्ड पार करके बिल्डिंग के अंदर आया। मैं अभी भी अपनी ग्रैंड मास्टर चेयर पर बैठा था, जबकि लिन चेंगमेंग आज्ञाकारी तरीके से मेरे कंधे दबा रही थी। ये देखकर मो कांगमिंग को बहुत गुस्सा आया। तूने मेरे डिसाइपल को मारा और फिर भी यहाँ बैठकर मजे ले रहा है। कोई मेहमान दूर से आया है, बैठ जा।
मैंने आंखें खोली और उसकी तरफ मुस्कुराया। उसके बारे में सब कुछ पहले से ही मेरे दिमाग में साफ था। नाम मो कांग मिंग, कल्टीवेशन परफेक्टेड, डिवाइन ट्रेस रियल, जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश गॉड बनना। मो कांग मिंग मेरे सामने बैठ गया। उसकी नजरें तलवार जैसी तेज थीं। फिर उसका चेहरा जम गया। उसकी विशाल, आसमान हिला देने वाली स्पिरिचुअल पावर समंदर में डूबते पत्थर की तरह गायब हो गई। मो कांग मिंग का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी वो जबरदस्त बद्दुआ बेइंतहा डर में डूब गई। तब जाके उसे समझ आया कि वो सामने बैठे इस जवान लड़के को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। तू हमला करने वाला नहीं था क्या? मैंने चाय की एक चुस्की ली और धीरे से पूछा। मो कांग मिंग के माथे से फौरन ठंडा पसीना बहने लगा। आखिरकार उसे समझ आया कि उसने किस डरावने वजूद को छेड़ दिया था। उसने रोने से भी बदतर एक मुस्कान बनाई। ये सब एक गलतफहमी थी, बस एक गलतफहमी थी। मेरे बेकार डिसाइपल को यही सजा मिलनी चाहिए थी। उसने आपको ठेस पहुंचाई सीनियर। ऐसा बोलते हुए उसने कांपते हाथों से प्राचीन कांसे के पैटर्न वाली एक बैटल हेल्बर्ड निकाली। सीनियर, कृपया इसे मेरे डिसाइपल की तरफ से माफी के तोहफे के तौर पर स्वीकार करें। लिन चेंग मेंग चिल्ला पड़ी। एक डेमीगॉड वेपन। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। टिंग 100 हेवनली इनसाइड पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, इस बात को यहीं खत्म समझते हैं, मैंने शांति से कहा। शुक्रिया सीनियर। ये जूनियर अब यहां से जाता है। मो कांग मिंग ऐसा दिख रहा था जैसे उसे मौत की सजा से माफी मिल गई हो। वो मुड़कर भागने ही वाला था। रुक। उसका शरीर अकड़ गया। वो धीरे से पलटा, वहीं दुखी सी मुस्कान लिए। क्या सीनियर की कोई और सलाह है? तू अंदर आया और मुझे तोहफे दिए, जबकि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। अगर बात फैल गई तो लोग नहीं कहेंगे कि यांतियान रेजिडेंस अपनी ताकत से जबरदस्ती फायदा उठाता है। मो कांग मिंग का दिल कांप उठा। क्या ये बिल्कुल वैसे ही जबरदस्ती फायदा उठाना नहीं था? जाहिर है ये बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो बस घुटनों पर गिरकर भीख मांग सकता था। तो फिर ये जूनियर क्या करे? मैंने आह भरी और उसे उठा दिया, बिल्कुल असली दयालु मेजबान की तरह। तू 120 सालों से डिवाइन ट्रेस रियल्म के पीक पर अटका हुआ है ना? धमाका। मो कांग मिंग ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर बिजली गिरी हो। वो हैरानी से मुझे घूरता रहा। तुझे ये कैसे पता? क्या तू भूल गया कि तू कहां है? मो कांग मिंग पूरा शरीर से कांप गया। उसे अचानक बाहर लगा। वो कपलेट याद आया। फ्यूचर जानो, पास्ट समझो। ये सीनियर सच में हेवनली सीक्रेट्स देख सकता है। उसके चेहरे पर छाया शौक देखकर मैंने एक चमकती हुई मुस्कान दी और धीरे से पूछा, एक शब्द में बता, क्या तू डिवाइन रियल्म में जाना चाहता है? मो कांग मिंग पहले जम गया, फिर उस पर बेइंतहा खुशी छा गई। उसने अपनी कुर्सी को धक्का देकर एक तरफ किया और फिर से घुटनों पर गिर पड़ा। इस बार उसकी इज्जत और चाहत उसकी आत्मा की गहराई से आ रही थी। ये जूनियर इसी का सपना देखता है। मैं सीनियर से गाइड करने की गुजारिश करता हूँ। मो कांग मिंग का बूढ़ा सर यांतियान रेजिडेंस के ठंडे फर्श पर जोर से टकरा गया। मैं सही था, वो बूढ़ा हो चुका था। इतना बूढ़ा कि उसकी वाइटलिटी घटने लगी थी। खुद अपनी मेहनत से गॉड बनना अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। वो बाहरी खजानों के सहारे भी कोशिश करना चाहता था, पर उसे डिवाइन मेडिसिन कहां से मिलती? उसने ली वुजू को सूजी के पीछे इसीलिए भेजा था, सिर्फ क्रिएशन ग्रीन लॉटस की वजह से। कितनी हास्यास्पद बात है। भला एक साधारण सा क्रिएशन ग्रीन लॉट्स उसे एक झटके में गॉडहुड तक कैसे पहुंचा सकता था? अगर तुझे गॉड बनना है तो सिर्फ बाहरी मदद के सहारे ही बन सकता है। मैंने आराम से ऐसे कहा जैसे बस एक फैक्ट बता रहा हूं। मुझे पता है मो कांग मिंग की आवाज में निराशा साफ थी, बट डिवाइन मेडिसिन मिलना लगभग नामुमकिन है। जो डिवाइन मेडिसिन मुझे गॉड बनने में मदद कर सके वो और भी दुर्लभ है। मैं 100 साल से भी ज्यादा वक्त से ढूंढ रहा हूँ। मेरी नजरें फिर मो कांग मिंग पर टिक गईं। मेरे चेहरे पर छाई मायने भरी मुस्कान से उसका बदन कांप गया। सीनियर, क्या आपके पास कोई तरीका है? उसने संभल कर पूछा। मैंने खांसते हुए सीधा होकर बैठ गया और गंभीर सा चेहरा बना लिया। हेवनली ताओ मेरी हथेली में घूमता है, गॉड बनने का तरीका तो बताने लायक भी नहीं। फिर मैंने कहा, ये याद रख, यांतियान रेजिडेंस में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे पता ना हो। कृपया मुझे गाइड करें सीनियर। मो कांग मिंग जोर से कांपने लगा, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर बैठ गया, अपनी उंगली से आर्मर रेस्ट पर हल्के हल्के थाप देते हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए। माहौल एक पल में जम गया। मो कांग मिंग को अचानक समझ आया, जाहिर है इस दुनिया में फर्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। इस जूनियर ने गफलत कर दी। उसने जल्दी से अपनी रोब से एक डिवाइन सेबर निकाला और आदर से दोनों हाथों से पेश किया। सीनियर, ये एक डेमीगॉड वेपन है जो मैंने खुद बनाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। लिन चेंग मेंग की आंखें चमक उठीं। एक और डेमीगॉड वेपन, ग्लेज डिवाइन सेबर, 200 हेवनली इनसाइड पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज हो सकता है।
सिर्फ 200। मैंने भौहें सिकोड़ी। सिर्फ कुनलुन वैली चेक करने में ही 1200 पॉइंट्स लगेंगे और ऐसे राज खोलने पर मुझे जो हेवनली सजा का खतरा उठाना पड़ेगा, उसे देखते हुए क्या ये मुझे इतने कम में टरकाने की कोशिश कर रहा था? जैसे ही उसने मेरी भौहें सिकुड़ती देखी, मो कांग मिंग का दिल बैठ गया। दांत भींचकर उसने अपनी उंगली से स्पेशल रिंग निकालकर मुझे थमा दी। सीनियर, यही मेरे पास सब कुछ है। मेरी कॉन्शियसनेस उसमें घूम गई। अंदर 2 और डेमी गॉड वेपन्स थे, साथ में ढेर सारी पिल्स और स्पिरिचुअल ट्रेजर्स भी। सब मिलाकर उनकी कीमत 800 पॉइंट्स थी। सेबर के साथ मिलाकर भी सिर्फ 1000 पॉइंट्स ही बनते, जो जानकारी की फीस के लिए भी काफी नहीं थे। हेवनली गॉड रियल्म से नीचे सब चींटियां ही हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, तुझे इन शब्दों का वजन समझ आ रहा है ना? या तुझे लगता है मेरी जानकारी इतनी कीमत की नहीं है? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं। मो कांग मिंग के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। बाहरी चीजें कभी भी खुद के मजबूत होने से मुकाबला नहीं कर सकती। मैं मुस्कुराया और अपना टोन बदल दिया। वैसे भी अगर यांतियान रेजिडेंस की जानकारी गलत निकली तो तू कभी भी मेरे पास वापस आ सकता है। मैं तेरी चीजें बिल्कुल वैसे ही लौटा दूंगा। मो कांग मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। वापस आना? क्या वो सच में ऐसी हिम्मत कर पाएगा? जब से उसने इस दरवाजे में कदम रखा था, उसे एक पल भी सुकून नहीं मिला था। वो लगभग अपनी जान गंवाने वाला था। अगर जानकारी झूठी निकली तो उसके पास गुस्सा पीने के अलावा क्या चारा बचता? पर अगर वो सच निकली तो आसमान तक बस एक कदम, हेवनली गॉड बनना, जिंदगी कई गुना बढ़ जाना। मैंने उसे जल्दी नहीं की, बस उसे इस उलझन से जूझते हुए देखता रहा। आखिरकार उसमें से एक सुनहरी आभा फूट पड़ी, जिससे यांतियान रेजिडेंस हल्का सा कांप गया। सीनियर, ये ग्रेट जो डिवाइन डायनेस्टी की नेशनल कल्टीवेशन आर्ट है, ब्राइट एम्परर प्रोफाउंड बैटल हार्ट सूत्र, ये शायद अधूरी हो, पर फिर भी एक सेंट लेवल कल्टीवेशन मेथड है। कृपया इसे परखें। ब्राइट एम्परर प्रोफाउंड बैटल हार्ट सूत्र 600 हेवनली इनसाइड पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज हो सकता है। ये तो बात बन गई। मेरा दिल धड़क उठा। अकेली अधूरी मैनुअल ही 600 पॉइंट्स की थी। ये कल्टीवेशन आर्ट सच में असाधारण थी। लिन चिंग मेंग बगल से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझे हुए भाव थे। इस बुजुर्ग ने एक सेंट लेवल कल्टीवेशन मेथड खुद के पास छुपा कर रखा था और कभी अपने सेक्ट को नहीं दिया। कितना खुदगर्ज इंसान है। अब बात बन रही है। मैंने बेपरवाही से वो स्क्रॉल लिया। आखिरकार एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। भाई मो, मैं सच बताऊं तो हेवनली सीक्रेट्स निकालने पर हेवनली सजा मिलती है, वरना मैं इतना नहीं मांगता। पर मैं गारंटी देता हूं कि हर पॉइंट के लायक होगी। जैसे ही मैंने बात खत्म की, मेरे हाथों में मौजूद सारे खजाने रोशनी की बूंदों में बदल गए। कुल मिलाकर 1700 हेवनली इनसाइड पॉइंट्स। मैं बहुत खुश हो गया। एक मो कांग मिंग 60 सूजी के बराबर था। जैसा सोचा था, पुराने राक्षसों की जेब सच में गहरी होती है। हेवनली आई डिवाइन कैलकुलेशन। कुनलुन वैली की सारी जानकारी ढूंढो। 1200 हेवनली इनसाइड पॉइंट्स कट गए। सर्च सक्सेसफुल। कुनलुन वैली 1300 साल पहले के कुनलुन सेक्ट का खंडहर था। वहां एक हेवनली गॉड गिरा था। उससे बची हुई डिवाइन एसेंस ने मेडिसिन किंग को पोषण दिया था और 1000 सालों के बाद वो एक डिवाइन मेडिसिन बन गया था। 7 स्टार हेवनली ट्रेजर डिवाइन लॉर्ड्स। इसके साथ लोटस बीज खाने के बाद कोई अपना मॉर्टल शरीर छोड़कर फिर से जन्म ले सकता था और उसी वक्त गॉड बन सकता था। उस वैली की रखवाली ग्रेट 5 एलिमेंट्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन करता था। फॉर्मेशन डायग्राम 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। भाई मो, मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया। मैं अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हुआ, सारी जानकारी एक जेड स्लिप पर लिख दी और उसकी तरफ उछाल दी। जो कुछ भी तू जानना चाहता है वो सब अंदर है। तुरंत निकल जा। जेड स्लिप में फॉर्मेशन तोड़ने का तरीका भी मौजूद है। फॉर्मेशन तोड़ने का तरीका भी है क्या? मो कांग मिंग बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। जेड स्लिप पकड़ा हाथ भी कांप रहा था। जाहिर है। मैं मुस्कुराया। बिना मेरे दिए तरीके के तू अपनी पूरी जिंदगी में कभी उस ग्रेट 5 एलिमेंट्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन में अंदर घुस भी नहीं पाएगा। मैंने कहा था मैं तेरी मदद करूंगा, तो जाहिर है पूरी मदद करूंगा। मो कांग मिंग ने जेड स्लिप को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो। यही वो उम्मीद थी जिसके बदले उसने अपनी सारी दौलत दे दी थी। देर मत कर। मैंने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अगर तू वहां देर से पहुंचा तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो मौका तेरा इंतजार करता रहेगा। शुक्रिया सीनियर। मो कांग मिंग शुक्रगुजारी से भर गया। वो झुक झुक कर सलाम करता रहा, फिर जल्दी से यांतियान रेजिडेंस से निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, वो डरावना दबाव जो उसे दम घोंट रहा था एक पल में गायब हो गया। मो कांग मिंग अब पहले जैसी खूनी आभा नहीं लिए हुए था, बल्कि वो यांतियान रेजिडेंस की तरफ मुड़ा और गहराई से झुककर सलाम किया। वो बिल्कुल एक जूनियर जैसा नजर आ रहा था जो किसी बुजुर्ग को सम्मान दे रहा हो। वहां खड़े सब लोग हक्का बक्का रह गए।
ये तो ली हेंतियान का लॉ एनफोर्समेंट सेक्ट मास्टर था। एम्बर काउंटी के गवर्नर ने शॉक में देखा, क्या ये अपने मरे हुए डिसाइपल का बदला लेने नहीं आया था? फिर वो अपने बुजुर्ग को सलाम कर रहे किसी जूनियर जैसा क्यों दिख रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मो कांग मिंग ने एक गहरी सांस ली, जेड स्लिप कसकर पकड़ी और ऐसा महसूस किया जैसे अभी अभी किसी सपने से जागा हो। उसने साउथ ईस्ट की तरफ देखा जिधर जेड स्लिप इशारा कर रही थी। बिना एक पल की भी झिझक के वो रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आसमान चीरते हुए निकल गया। काफी देर बाद एम्बर काउंटी की गवर्नर आखिरकार होश में वापस आई। उसने यांतियान रेजिडेंस को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, इस जगह के पीछे जरूर कोई बड़ी बात चल रही है। ये कब सामने आई? राउर, गवर्नर को रिपोर्ट करता हूं। इस मातहत को नहीं पता, लगता है ये रातों रात सामने आई। रातों रात। गवर्नर की आंखें सिकुड़ गईं। जो कोई भी ली वुजू को दबा सकता है और मो कांग मिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, वो जरूर कोई जमीन आसमान हिला देने वाली हस्ती होगी। वैसे तेरा ग्रैंड मास्टर भी तो एक डेमी गॉड है ना? लिन चिंग मंग की आंखें घूमी और उसे फौरन समझ आ गया। आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया सीनियर। उसने आदर से झुककर सलाम किया। मैं अभी अपने मास्टर और ग्रैंड मास्टर को बताती हूँ। मैं उन्हें जल्दी से जल्दी आपसे मिलने भेजूंगी। ये हुई ना बात? मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। बिना उंगली उठाए एक और बड़ी मछली मेरे जाल में आने वाली थी। मैंने अंदर ध्यान लगाकर अपने हेवनली इनसाइट पॉइंट्स चेक किए। शुरुआत में 1700 थे, 1200 खर्च हो चुके थे और 500 बचे थे। ये बहुत बड़ी रकम थी। मुझे इसे अपनी ताकत बढ़ाने में लगाना था। आखिर मेरा इरादा हमेशा के लिए यांतियान रेजिडेंस के अंदर छुपे रहने का नहीं था। किसी कुएं के मेंढक की तरह हेवनली आई डिवाइन कैलकुलेशन। मेरे लिए सबसे सही कल्टीवेशन मेथड ढूंढो। टिंग। होस्ट के लिए सबसे सही कल्टीवेशन मेथड चुन लिया गया है। मिरियड स्टार्स फलाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर, इमॉर्टल एसेंशन लेवल, कीमत 80 लाख हेवनली इनसाइट पॉइंट्स। क्रिएशन स्टार स्क्रिप्चर, इमॉर्टल एम्परर लेवल, कीमत। वो बेतुके से नंबरों की लाइन देखकर मैं लगभग टूट ही गया। मेरे छोटे से 500 पॉइंट्स तो आखिरी डिजिट भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हेवनली आई डिवाइन कैलकुलेशन। क्या मैं किस्तों में पेमेंट कर सकता हूं? नहीं। तो क्या मैं इसे हिस्सों में खरीद सकता हूं? हाँ, बढ़िया। क्या 500 पॉइंट्स में क्रिएशन स्टार स्क्रिप्चर का फेट व्हील रियल्म वाला हिस्सा मिल सकता है? हाँ, खरीद ले। टिंग। बधाई हो होस्ट, आपने 400 हेवनली इनसाइट पॉइंट्स खर्च करके क्रिएशन स्टार स्क्रिप्चर का फेट व्हील रियल्म वाला हिस्सा खरीद लिया है। इसने तो मेरे लिए 100 पॉइंट्स भी बचा दिए। मुझे समझ नहीं आया हंसूं या रोऊं, पर जब मैंने आगे की लंबी कल्टीवेशन स्टेजेस के बारे में सोचा, मेरा सर दुखने लगा। अकेले फेट व्हील रियल्म वाले हिस्से की कीमत ही 400 पॉइंट्स थी। इसके बाद वाले सबका क्या? इतना सब अफोर्ड करने के लिए मुझे कितने और कल्टीवेटर से डील करनी पड़ेगी? आगे का रास्ता बहुत लंबा था। हेवनली आई डिवाइन कैलकुलेशन। बचे हुए 100 पॉइंट से मेरी ताकत बढ़ा दो। धमाका। जैसे ही मैंने कमांड दी, एक बेइंतहा स्पिरिचुअल एनर्जी की बांट मेरे शरीर में उमड़ पड़ी। क्रिएशन स्टार स्क्रिप्चर खुद ब खुद चलने लगी, मेरी हर एक ऊर्जा की बूंद को एक तूफानी धारा में बदलते हुए, जो मेरी खोपड़ी के ऊपर बंद पर्पल मैंशन के दरवाजे पर जोर से जा टकराई। धमाका। मेरे दिमाग के अंधेरे में रोशनी की एक लकीर फूट पड़ी, पर वो काफी नहीं थी। धमाका। फिर एक और ज्यादा तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मुझे याद नहीं कितनी बार वो बैरियर टकराई। मुझे बस स्क्रिप्चर के शब्द याद रहे, पर्पल मैंशन जितना मजबूत, फाउंडेशन उतनी मजबूत। और एक बार खुल गया तो फायदे कभी खत्म नहीं होंगे। एक अगरबत्ती जलने जितने वक्त बाद मेरे दिमाग में एक आसमान चीर देने वाला धमाका गूंजा। पर्पल मैंशन खुल गया। तेज पर्पल एनर्जी किसी लहर की तरह अंदर बहने लगी। इतनी तेजी से फैली कि मेरा पर्पल मैंशन हैरान करने वाले 99 मील तक पहुंच गया। फिर पर्पल एनर्जी मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस की गहराई में घुस गई और उस नन्ही सी सोल फिगर के चारों तरफ लिपट गई, जो 90% बिल्कुल मुझ जैसी दिखती थी, जो मेडिटेशन में क्रॉस लेग बैठी हुई थी। एनर्जी उसके सातों छिद्रों से होकर बही, उसकी सोल की हर एक गंदगी धो डाली। एक पल बाद वो सोल अपनी आंखें खोल पाई। एक बेमिसाल गहरी आभा जाग उठी। मेरी आंखों के सामने वो सोल लगातार रूप बदलती रही। एक ड्रैगन, फिर एक फाइनिक्स, फिर एक विशाल दानव, फिर एक 9 हेवंस डिवाइन एम्परर। यही क्रिएशन का असली मतलब था। मेरे बगल में लिन चिंग मंग को पहले से ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मुझसे निकल रहे प्रेशर के नीचे। ये हेवनली ताओ के उतरने से भी ज्यादा डरावना महसूस हो रहा था। अगर उसे पता चले कि मैं सिर्फ ट्रू स्पिरिट रियल में ब्रेक थ्रू कर रहा हूं, तो शायद उसका जबड़ा ही फर्श पे गिर जाए। अगले ही पल मेरी सोल ने अपना मुंह खोला और सांस ली। बेइंतहा पर्पल एनर्जी बड़ी तेजी से निगल ली गई। सोल साफ साफ बढ़ने लगी। 1 फुट, 1 यार्ड, 10 यार्ड्स।
यहाँ तक कि जब सारी एनर्जी पूरी तरह रिफाइन हो गई, वो 49 यार्ड्स और 99 इंच की ऊंचाई पर रुक गई। हेवनली आइज 49-1। ये ट्रू स्पिरिट रियल्म की एकदम आखिरी हद थी। बहुत पुराने वक्त से जो भी इस स्टेज तक पहुंचता था वो एक बेमिसाल जीनियस माना जाता था, और मैंने ये सिर्फ 3 घंटों में कर दिखाया। कितने अफसोस की बात है। मैंने आंखें खोली, एक हल्का सा अफसोस उनमें झलका। उन 100 पॉइंट्स की ताकत खत्म हो चुकी थी और मैं बिल्कुल ट्रू स्पिरिट रियल्म के पीक पर अटक गया था, फेट फील्ड रियल्म से बस एक कदम दूर। सीनियर, क्या आप अभी कल्टीवेट कर रहे थे? लिंचिंग मंग ने संभल कर पूछा। मैं मुस्कुराया। थोड़ा इंस्पिरेशन मिला तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। तुझे यहाँ और ज्यादा रुकना चाहिए। अगर तू इस जगह के राज्यों का एक टुकड़ा भी समझ पाई तो पूरे रियल्म पर राज करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। उसकी आंखें फौरन चमक उठीं और वो यांतियान रेजिडेंस में घूमने लगी, बिल्कुल किसी खजाना ढूंढते हैमस्टर की तरह। तभी मैंने अपनी चाय की प्याली उठाई और दरवाजे की तरफ देखा। एक और मेहमान आ चुका था। टाइगर सोल काउंटी की गवर्नर बाहर खड़ी थी। गहराई से झुककर उसके पीछे एक जवान नौकरानी जेड बॉक्सली खड़ी थी। उसका भाव बेहद आदर भरा था। ये जूनियर टाइगर सोल काउंटी की गवर्नर यांतियान रेजिडेंस के मास्टर को सलाम करती है। वो दरवाजे पर लगभग पूरे 90 डिग्री झुक गई। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, गवर्नर। अंदर आ। अंदर आते ही उसने फिर झुककर सलाम किया, फिर घबराई सी एक तरफ खड़ी हो गई, समझ ना पाते हुए हाथ कहां रखे। चोरी छिपे मुझे देखती रही। मेरी उम्र इतनी कम देखकर उसका दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। इतनी कम उम्र में भी एक डेमी गॉड को डराकर भगा देने की ताकत। मैंगर, चाय, मैंने कहा। लिंचिंग मंग ने आज्ञाकारी तरीके से एक कप डाल दी। गवर्नर फिर से हैरान रह गई। ली हेंतियान की डायरेक्ट डिसाइपल एक नौकरानी की तरह चाय परोस रही है। ये सीनियर सच में समझ से परे है। मुझे पहले ही पता है तू क्यों आई है, मैंने चुस्की लेते हुए कहा। तू चाहती है मैं टाइगर सोल काउंटी की हिफाजत करूं। मुझे डर है मुझे तुझे निराश करना पड़ेगा। खनक, उसका हाथ कांप गया। चाय गिर गई। उसने तो अभी एक शब्द भी नहीं बोला था। आपको कैसे पता चला? उसने हाथ पोंछते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। ये जूनियर बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठी थी। आपके जैसे स्टेटस वाले को जाहिर है टाइगर सोल काउंटी जैसी छोटी जगह की परवाह नहीं होगी। उसका मायूस चेहरा देखकर मुझे थोड़ा मजा आया। मैं इनकार इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं उसकी काउंटी को कमतर समझता हूं। मुझे पता था वो क्या लेकर आई थी। ये जूनियर एक टुकड़ा हेवनली हार्ट डिवाइन आयरन लेकर आई है। मुझे उम्मीद है सीनियर, हेवनली हार्ट डिवाइन आयरन। मैं मुस्कुराया। डिवाइन वेपन्स बनाने के लिए एक मेडल है। इसे देखकर तो एक हेवनली गॉड भी ललचा जाए, है ना? मैंने उसकी तैयार की हुई बात खुद पूरी कर दी। वो बोलती ही रह गई। चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे मेरे सामने उसका पूरा भेद खुल गया हो। किसी विदूषक की तरह, हर सोच खुली किताब की तरह। सीनियर की समझ किसी कल्पना से भी परे है। इस जूनियर के पास कहने को कुछ नहीं बचा। बदकिस्मती से मैं कोई हेवनली गॉड नहीं हूं, मैंने मायने भरे अंदाज में कहा। हेवनली गॉड नहीं तो क्या ये कोई सेंट हो सकते हैं? उसके दिल में उम्मीद जागी, फिर से बुझ गई। कोई सेंट भला उसकी इतनी छोटी सी भेंट क्यों चाहेगा? ये जूनियर बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठी थी। उसने हार मानकर आह भरी और मुड़कर जाने लगी। रुक, मैंने उसे रोका। यांतियान रेजिडेंस एक बिजनेस चलाने की जगह है। मैं तेरी काउंटी की हिफाजत नहीं कर सकता, पर वो डिवाइन मेडल किसी और चीज से एक्सचेंज हो सकता है। वो मुड़ी। उम्मीद फिर से जाग उठी। ये जूनियर राजी है। सीनियर क्या दे रहे हैं? बस एक गॉड लेवल फॉर्मेशन। मैंने हाथ हिलाया और एक स्क्रॉल प्रकट हो गया। एक गॉड लेवल फॉर्मेशन। वो और उसकी नौकरानी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। उनकी दुनिया देखने का नजरिया ही बिखर गया। देख ले। स्क्रॉल तैरता हुआ उसके पास चला गया। उसने कांपते हाथों से खोला और फौरन उसे चक्कर आने लगे। घने रून्स जो मानो आसमान जमीन तबाह करने की ताकत रखते थे। ये वही ग्रेट 5 एलिमेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन था जो कुनलुन वैली की रखवाली करता था। सीनियर, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। उसकी आंखें चाहत से जल रही थीं, पर उसे पता था एक टुकड़ा डिवाइन आयरन इसके एक हिस्से के बराबर भी नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। मैं तेरी काउंटी में कुछ वक्त रहूंगा। अगर तुझे बुरा लगता है तो जब संभल जाए तब फर्क की रकम चुका देना। फिलहाल इसे एक कर्ज समझ ले। वो घूरती रही। यकीन नहीं हो रहा था। शुक्रिया सीनियर। वो इतनी अभिभूत हो गई कि वहीं आईओयू लिखना चाहती थी। मैंने हंसते हुए सर हिलाया। कितनी ईमानदार इंसान है। मैंने वो आईओयू और डिवाइन आयरन स्वीकार कर लिए, फिर उन्हें विदा किया। जैसे ही वो गईं, मैंने सिस्टम को हुक्म दिया, ऐसे एक्सचेंज कर दे। टिंग, हेवनली हार्ट, डिवाइन आयरन की कीमत 300 हेवनली इनसाइट पॉइंट्स। अपने अकाउंट में पॉइंट्स फिर से भरते देख मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इस बीच मोकांग मिंग आसमान में तेजी से उड़ रहा था।
एक दिन बाद वो उस चट्टान तक पहुंच गया जिसकी तरफ जेट स्लिप इशारा कर रही थी। उसके सामने बादल बेइंतहा उमड़ रहे थे, पीछे पहाड़ फैले हुए थे, पर कुनलुन वैली का कोई निशान नहीं दिख रहा था। मुझे धोखा दिया गया, ये उसका पहला ख्याल था। वो लगभग खून थूकने और गुस्से में आने वाला था। 1000 सालों की बचत यूं ही बर्बाद हो गई, पर उसने खुद को संभाला। नहीं, सीनियर उससे झूठ नहीं बोलेगा, जो कोई दिलों के आर पार देख सकता है। उसे इतनी छोटी सी भेंट के लिए झूठ बोलने की कोई वजह नहीं। जरूर इसके पीछे कोई मैकेनिज्म होगा। उसने अपनी डिवाइन सेंस पूरे इलाके में फैला दी और जल्दी ही सी ऑफ क्लाउड्स की गहराई में कुछ अजीब सा महसूस किया। बाहर से बिल्कुल अलग एक स्पिरिचुअल एनर्जी का ढेर मिल गया। उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड बुलाई और बादलों में 100 फुट लंबी एनर्जी की धार से वार किया। सी ऑफ क्लाउड्स फट पड़ा। आसमान में एक विशाल दरार खुल गई। ली हेंतियान की होली लैंड से 100 गुना ज्यादा घनी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। दरार के पार इमॉर्टल पहाड़ और मंडप खड़े थे, बिल्कुल जन्नत जैसे। सीनियर ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। हाँ। मो कांगमिंग खुशी से पागल हो गया, पर वो अंधाधुंध अंदर नहीं घुसा। उसने दोबारा जेड स्लिप निकाली। ध्यान से वो फॉर्मेशन तोड़ने का तरीका दोहराया जो मैंने उसे दिया था। पूरी तरह यकीन होने के बाद ही उसने उस दरार में छलांग लगाई। जैसे ही वो अंदर गया, स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई। 5 खंभे डिवाइन लाइट के आसमान की तरफ उठे और बेइंतहा 5 एलिमेंट स्वॉर्ड एनर्जी ने पूरी दुनिया सील कर दी। वो डर तो गया, पर मेरी गाइडेंस के सहारे वो हर बार सही और सुरक्षित रास्ता चुन ही लेता, उन एनर्जी की धारों से बचते हुए जो उसे आसानी से खत्म कर सकती थीं। वो बिना किसी नुकसान के पार निकल गया। खजाने कैसे भी हों, एक बार गॉड बन गया तो ये पूरी फॉर्मेशन भी साथ ले जाऊंगा, उसने लालच से सोचा। आखिरकार उसे पूरी कुनलुन वैली दिखी। एक बार शानदार रहा सेक्ट अब खंडहर बन चुका था, फिर भी उस खामोश खंडहर पर एक डरावनी ताकत अभी भी छाई हुई थी, सेंट लेवल पावर। उसने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की और जेट स्लिप की दिशा के हिसाब से साउथ वेस्ट में मौजूद मेडिसिनल गार्डन की तरफ बढ़ा। वहां उसे 100 एकड़ में फैला जड़ी बूटियों का एक खेत मिला। उसके बीचों बीच एक गोल्डन कंकाल खड़ा था। उसकी डिवाइन ताकत अभी भी बाकी थी, हालांकि उसके कानून बहुत पहले फीके पड़ चुके थे। उसके सामने एक 9 फुट का गोल्डन लॉर्ड्स खिला हुआ था। 7 गोल्डन बीज उसके प्लेटफॉर्म पर बेइंतहा ताकत से चमक रहे थे। 7 स्टार हेवनली ट्रेजर डिवाइन लॉर्ड्स। मो कांगमिंग जोश से कांप उठा। उसकी एनर्जी उबल रही थी। सीनियर सच में सब कुछ जानता है। मेरे प्रति उसका आदर हड्डियों तक उतर गया था। वो पहले ही तय कर चुका था कि गॉड बनने के बाद वो हमेशा के लिए मेरे प्रति वफादार रहेगा। एक पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन भी उस एक बात के मुकाबले कुछ नहीं थी, जो मैंने उसे बस एक वाक्य में दे दी थी। अपने ख्यालों को परे रखते हुए उसने एक काली हंसी हंसी। अपनी आस्तीन हिलाकर वो गोल्डन कंकाल समेट लिया। फिर एक टेक्निक इस्तेमाल करके 7 लोटस बीज एक साथ तोड़ लिए। वो फौरन क्रॉस लेग बैठ गया, पहला बीज निगलने के लिए बेताब। और वहीं गॉडहुड तक पहुंचने के लिए 300 पॉइंट्स मेरे अकाउंट में आ गए। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, आर्मरेस्ट पर थाप देते हुए बस एक ही बात सोचता रहा, इसे कैसे खर्च करूं? वेपन्स और टेक्निक्स फिलहाल मेरे किसी काम के नहीं थे। मैंने तुरंत फैसला ले लिया, हेवनली आई डिवाइन कैलकुलेशन, 300 पॉइंट्स खर्च करके मेरी ताकत बढ़ा दे। जैसे ही हुक्म दिया गया, अंदर एक बेइंतहा ताकत फट पड़ी। ट्रू स्पिरिट रियल्म और फेट व्हील रियल्म के बीच की दीवार किसी पतले कागज की तरह एक पल में चीर गई। मेरी आभा उमड़ पड़ी। लिंचिंग मंग को यह किसी चमत्कार जैसा लगा। जिस पल मैंने ब्रेक थ्रू किया, पूरा यांतियान रेजिडेंस जीवंत हो उठा। ग्रेट टाउ रून्स काली जगह में जलती हुई जंजीरों की तरह उभर आए, गरजते हुए मंत्र बिल्डिंग को हिला गए और पर्पल एनर्जी मेरे चारों तरफ लिपट गई। मैं एक ही वक्त में किसी एम्परर, किसी इमॉर्टल, किसी गॉड, किसी डेमन लॉर्ड जैसा लग रहा था। उसकी अपनी कल्टीवेशन अर्ली फेट व्हील रियल्म से लेट फेट व्हील रियल्म तक उछल गई और आखिरकार रुक गई। जब उसे होश आया, वो सारे दृश्य गायब हो चुके थे। ये किसी सपने जैसा लग रहा था, पर उसके अंदर अब बह रही कल्टीवेशन ने बता दिया कि सब कुछ सच था। सीनियर यू